हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नीट 2020 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इसमें आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि यहाँ आपको टोलिन दिया गया है, टोलिन का क्लोरिनेशन करवाया गया है लाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट एक्स फॉर्म हो रहा है उसका हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद जो है बेंजल्डिहाइड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो हमें ये इंटरमीडिएट फाइंड आउट करना है। तो ये चार ऑप्शंस दी गई हैं, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो इंटरमीडिएट है वो कौन सा होगा, और जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो बेंजल्डिहाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोलिन ले रहा हूँ, टोलिन लिया, और जब हम लोग इसमें क्लोरीन गैस को पास करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन जो होती है क्लोरीन की वो साइड चेन में होती है, मींस रिंग में नहीं होगी वो, ये जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से, जैसे कि क्लोरीन गैस को हम लोग पास कर रहे हैं, क्लोरीन गैस को पास कर रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरोफिनाइल मीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यदि मैं इसमें क्लोरीन जो है एक्सेस में पास करूं तो फर्दर यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा। तो यहां पे इस टाइप से डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन की फॉर्मेशन होगी। और यदि मैं फर्दर इसका क्लोरीनेशन करवा दूं Cl2 के साथ एक्सेस में, आपको पता ही है कि लाइट के प्रेजेंस में जो है हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं साइड चेन में से, और हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाते हैं। और यदि क्लोरीन जब एक्सेस में पास की गई तो पहले हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के क्लोरीन आ गया, और फर्दर फिर करवाया तो दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, और तीसरे स्टेप में ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाएंगे और उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CCl3। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि एक ये जो है इंटरमीडिएट जो है डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन हो सकता है, क्लोरोफिनाइल मीथेन हो सकता है, डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन हो सकता है, और क्लोरोफिनाइल मीथेन हो सकता है। यदि मैं इसका अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यदि मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा दूं, क्लोरोफिनाइल मीथेन का यदि मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो, और हीटिंग करवाऊं, तो इसमें जो ये क्लोरीन रिप्लेस होकर के यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा CH2OH। और यदि मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊं तो इसमें क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। और जब कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो वो कार्बन जो है अनस्टेबल हो जाते हैं। तो इसमें से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, और जब वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। और इसी तरह से मैं यदि यहाँ पे करवाऊँ, हाइड्रोलिसिस करवा दूँ, तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के ऊपर आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कौन सा इंटरमीडिएट आना चाहिए जिसकी वजह से बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन यहाँ पे यदि फॉर्म होगा तभी जाके बेंजल्डिहाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो ये चार ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा फाइनली आप देख सकते हैं कि CHCl2 यदि यहाँ पे फॉर्म हो तभी जाके इसमें बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जो फोर्थ जो है वो ऑप्शन जो है वो सही होगी, क्योंकि जब क्लोरीनेशन होगा ये डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन की फॉर्मेशन होगी, और हाइड्रोलिसिस होने पे ये बेंजल्डिहाइड की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो रिएक्शन बोला गया है वो एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई है, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाया गया है
और कौन सा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी इसके बारे में बताया गया है। तो पहले मैं जैसे कि एसीटोन के बारे में बात करूं तो ये मैंने एसीटोन ले लिया, और इसके बाद मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो बॉन्ड है मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में, ये हाईली पोलर है। क्यों है? क्योंकि ये जो मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पोलर है, वर्सेटाइल रिएजेंट है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है न्यूक्लियोफाइल, ये जो कार्बन है कार्बनाइन न्यूक्लियोफाइल का एक्ट कर रहा है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये एसीटोन के कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे गया, नेगेटिव पार्ट, और ये कार्बन, ये जो अटैक है जो न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो आप देख सकते हैं कि एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि एडिशन प्रोडक्ट बन गया। और यदि मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊँ, जैसे कि यहाँ पे बोला गया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इस एडिशन प्रोडक्ट का यदि मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूँ तो ये जो एडिशन प्रोडक्ट है, अडक्ट जिसको हम लोग अडक्ट बोल रहे हैं, ये टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यदि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि मैं ऐसे यहाँ पे एसीटोन लेता हूँ, कीटोन लेता हूँ, तो कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। यदि मैं बात करूँ फॉर्मल्डिहाइड की, फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। यदि मैं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दूँ, किसी और के साथ करवा दूँ CH3CHO के साथ, एस्टल्डिहाइड के साथ, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल की करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, और अनदर इसको छोड़ करके, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड जो होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। और फाइनली जो कीटोन है, कीटोन एसीटोन जैसे कि, वो टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसीटोन जब मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद उसका जो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो फाइनली आप देख सकते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो ये राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में बोला गया अ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? तो ये पहले तो हम लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि फिर उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कैसी होती है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में ये आ गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, और दूसरा बताया इसने सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और ये आ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। तो इसमें स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो ये कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज के बाद जो कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसके बाद जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा, दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट अल्फा, इसके बाद जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा, इससे नेक्स्ट जो है वो भी अल्फा, इससे नेक्स्ट ये भी अल्फा। क्योंकि कार्बन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि अल्फा बीटा कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया कार्बन चेन में, तो पहले वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा होगा, फिर नेक्स्ट बीटा होता है, फिर गामा होता है। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो कार्बन है उस पर अल्फा, इसके पॉजिटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके विद रिस्पेक्ट टू कार्बन जो है उस पर वो अल्फा कार्बन होगा, और इससे नेक्स्ट ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे कि इसके ये कार्बन है, इस पर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसके जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा, ये कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज हैविंग नेक्स्ट जो होता है वो अल्फा होता है, और इससे नेक्स्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन होता है। तो हम लोग बात करें यहाँ पे इस टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 6 और 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। और इस
के बारे में बात करें, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के बारे में, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हाइपर कंजुगेशन के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्यों, यदि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा होंगे तो जो लोकलाइजेशन ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज जो डीलोकलाइज हो जाएगा। तो जितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उतना जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और डीलोकलाइजेशन जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का होगा उतनी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो जो हाइपर कंजुगेशन जो हाइपर कंजुगेशन का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन। यदि अल्फा हाइड्रोजन जो है किसी स्पीसीज़ के, जैसे कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन्स के बारे में बात हो रही है, किसी भी स्पीसीज़ के यदि अल्फा हाइड्रोजन जो है ज़्यादा है तो उसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे कि इस केस में हम लोगों ने दो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है और दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे और जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन जो है पॉजिटिव चार्ज का ज़्यादा होगा, वो लोकलाइज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा कि इसकी स्टेबिलिटी जो है दैट विल डिपेंड अपॉन हाइपर कंजुगेशन। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स विल गिव कार्बाइल एमीन टेस्ट। बहुत ही फेमस टेस्ट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कार्बाइल एमीन टेस्ट, ये इसको आइसोसाइनेट टेस्ट बोलते हैं, कार्बाइल एमीन टेस्ट, या फिर इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, क्योंकि आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो कार्बाइल एमीन टेस्ट कौन देता है? कार्बाइल एमीन टेस्ट जो देता है वो प्राइमरी एमीन देता है। सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन जो है वो कार्बाइल एमीन टेस्ट नहीं देगा, या आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा, कार्बाइल एमीन टेस्ट नहीं देगा। तो ये एक टाइप से टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। ओनली प्राइमरी एमीन गिव दिस टेस्ट। तो हम देखेंगे कि कौन ये टेस्ट देगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी एमीन जो है कार्बाइल एमीन जो है वो टेस्ट देगा या आइसोसाइनेट टेस्ट देगा। तो हम बात करें तो जैसे कि ये हम देख सकते हैं कि एनिलीन है और ये जो है एन इथाइल एनिलीन और ये आ गया एन मिथाइल एनिलीन और ये जो है एन डाई मिथाइल एनिलीन। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें जब NH2 ग्रुप होगा तो प्राइमरी अमीन होगा, NH ग्रुप होगा तो वो सेकेंडरी अमीन होगा, ये भी सेकेंडरी अमीन है, और ये NH ग्रुप यहाँ पे भी है वो सेकेंडरी अमीन है, और यहाँ पे जो N है तो वो कौन सी अमीन है? टर्शियरी अमीन है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये प्राइमरी अमीन जो है एनिलीन है, तो ये टेस्ट देगी। तो इस टाइम में किस टाइप की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी? एनिलीन, जैसे ये लिख दिया मैंने C6H5NH2। तो इस कार्बाइल एमीन टेस्ट में क्लोरोफॉर्म होता है और एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस होती है, एल्कोहलिक QH। तो इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो ये बना फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो कौन देगा ये टेस्ट? फिनाइल जो एनिलीन प्राइमरी अमीन है वही ये टेस्ट देगी। तो ये एक टाइप से कार्बाइल अमीन जो है टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, ओनली प्राइमरी अमीन गिव दिस टेस्ट। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन चार जो 4 ऑप्शन दी हुई हैं तो उसमें जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो प्राइमरी अमीन है, एनिलीन जो है वो प्राइमरी अमीन है। तो यही इसका राइट आंसर होगा।